स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हमें दो एंगल्स पढ़ने हैं। फर्स्ट एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड रहती है। इसी में हम एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। इसी एंगल्स में हमने साइन, टेन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट एंगल्स पढ़े थे। अब हम एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे कि एक ये टावर है, ओके, काफ़ी लंबा टावर है और ये है हमारा ग्राउंड, ठीक है। टावर के यहाँ से एक है और हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। हम यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं। तो जब हम यहाँ से खड़े होके टावर के टॉप को देखेंगे तो ये जो पाथ होगा इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और लाइन ऑफ साइट और बेस के साथ में जो एंगल बनता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ऊपर की साइड देखने, जब हम किसी भी ऊंची चीज़ को नीचे से देखते हैं, उसके टॉप को अगर देखेंगे हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, तो जो वो एक लाइन बनेगी, जो उसका पाथ होगा हमारे देखने का, उसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट और बेस के साथ में जो एंगल बनेगा उससे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब हम सेकेंडली देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ कहीं एक बालकनी पे खड़े हैं, आपके घर की बालकनी पे, ओके। और ये आपके घर आपका काफ़ी ऊंचा है। तो आप मान लीजिए आप थर्ड फ्लोर पे रह रहे हैं, ओके। तो आप थर्ड फ्लोर पे रह रहे हैं और यहाँ पे आपके गार्डन में, आपके घर के गार्डन में एक बॉल यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक। तो आप यहाँ से खड़े होके बॉल को नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पाथ होगा वो कहलाएगा लाइन ऑफ साइट, ओके। क्योंकि आप ऊपर अपनी बालकनी में खड़े होके नीचे जो बॉल रखी हुई है आप उसको देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट ये हमारा टिल्ट हो गया, जब हम नीचे देख रहे हैं थोड़ा सा तिरछा है। तो जब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कंपेयर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। जब हम कहीं किसी ऊपर, मतलब आप काफ़ी टॉप फ्लोर पे खड़े हैं और आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल की चीज़ को, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, तो आपके टॉप फ्लोर से लेके उस ग्राउंड लेवल पे जो ऑब्जेक्ट है वो जो पाथ होगा आपके देखने का उसे हम लाइन ऑफ साइट एज इट इज़, जैसा हम एंगल ऑफ एलिवेशन में बोलते हैं। बट डिफरेंस यहाँ पे ये हो जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब निकलता है, लाइन ऑफ साइट और बेस के बीच का, ठीक है। जब लाइन ऑफ साइट और बेस में बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। बट एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि जब हम किसी टॉप फ्लोर से किसी ग्राउंड फ्लोर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट के साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है और उस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के फॉर्म में ही सॉल्व करने होंगे। मतलब मीन्स आपको क्वेश्चन में ही ऐसा गिवन होगा कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम कहीं नीचे से खड़े होकर किसी हाईएस्ट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो इसलिए वो एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 30 डिग्री, तो आपको ये इमेजिन हो जाना चाहिए कि आप किसी टॉपेस्ट फ्लोर पे हैं और टॉपेस्ट फ्लोर से आप किसी ग्राउंड फ्लोर की चीज़ को देख रहे हैं, तो जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ में एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो आई होप आपको दोनों एंगल्स क्लियरली समझ में आ गए हों। सो स्टूडेंट्स, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियरली समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन में गिवन है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है हम वैसा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें ईजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं। स्टार्टिंग है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब एक टावर स्टैंड है यानी कि खड़ा है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे वर्टिकली सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसे सब कर लिया, सपोज ये टावर, ठीक, ये हमारा टावर हो गया। stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower। तो अब ग्राउंड लेवल पे जहाँ से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं वहाँ से लेके फुट ऑफ द टावर तक की कितनी डिस्टेंस है, 15 मीटर, यानी कि 15 मीटर दूर है टावर जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से,
उसका जो बेस है वो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से उसका बेस 15 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसा मैंने आपको बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होके या ग्राउंड पे खड़े होके किसी टावर के टॉप या किसी हाईएस्ट बिल्डिंग के टॉप को देख रहे होंगे, तब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं और इन्हें गिवन दिया हुआ है हमें कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ 60 डिग्री इन्हें हमें बता दिया। अब हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। तो अब हम हाइट ऑफ द टावर कैसे निकाल सकते हैं? जैसा कि हमने चैप्टर 8 में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े थे, तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हेल्प से और जितने एंगल्स हमने याद किए थे साइन कॉस टेन के, उस एंगल्स की हेल्प से हम यहाँ पे टावर की हाइट निकाल सकते हैं। तो अब जैसे हमें गिवन है 60 डिग्री, अब अगर आप साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करेंगे तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे दोनों गिवन नहीं है। ओके, कॉस अगर निकालने जाएंगे तो कॉस में क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड तो है बट हाइपोटेनस नहीं है। और टेन अगर आप निकालने जाएंगे तो टेन के लिए होगा परपेंडिकुलर साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर साइड ये हो गई, एडजेसेंट साइड ये हो गई। ओके, तो हमें फाइनली निकालना क्या है? हमें निकालना है टावर की हाइट। तो हम टावर की हाइट निकालने के लिए यहाँ पे 10 का यूज़ करेंगे, यानी एंगल 10 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 10। अब ये एंगल हमें गिवन है ऑलरेडी 10 60 डिग्री। ओके, अब इसे आप नाम दे दीजिए भले ही कि इसे दे दीजिए ABC। ओके, तो BC जो है हमारी टावर की लेंथ हम निकालेंगे, हाइट ऑफ द टावर। तो 10 60 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर साइड यानी कि BC अपॉन AC यानी कि 15। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। ओके, और BC अपॉन 15, जब आप उसे इधर मल्टीप्लिकेशन में भेजेंगे √3 के पास तो ये हो जाएगा BC इज़ इक्वल टू 15√3। ओके, और ये मीटर में, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ मीटर दिया हुआ है, तो 15√3 मीटर। तो ये हमारे BC की वैल्यू, यहाँ नहीं अभी नहीं लिखे, BC इज़ इक्वल टू कितना आ गया? 15√3, यानी कि हमारी जो टावर की हाइट है वो है 15√3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस height of the tower is 15√3 मीटर। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे जैसे गिवन था हमने वैसा फिगर ड्रॉ कर लिया। फिगर ड्रॉ करके हमने सोचा कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिससे हाइट ऑफ द टावर इजीली निकल जाए। साइन नहीं लगा सकते थे क्योंकि साइन के लिए दोनों ही परपेंडिकुलर नहीं था, हाइपोटेनस नहीं था। कॉस अगर लगाते तो कॉस में एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस, हमें बेसिकली निकालनी कौन सी साइड थी? परपेंडिकुलर साइड, अगर अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम चलें तो। और अगर हमें टावर की भी हाइट निकालना है तो भी हम कॉस का यूज़ नहीं कर सकते। 10 का हमने यूज़ इसलिए किया क्योंकि 10 में परपेंडिकुलर साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करना है, और एडजेसेंट साइड हमें गिवन है। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक और सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और क्लियरली समझ में आए। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड क्वेश्चन लिया है NCERT का, ये एग्जाम्पल 2। इस एग्जाम्पल में गिवन है कि एक 5 मीटर का पोल है जिसमें ऊपर टॉप से 5 मीटर से 1.3 मीटर नीचे की तरफ फॉल्ट है, वहीं पे उसको फॉल्ट ठीक करना है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वो अगर 60 डिग्री के अराउंड एंगल बना के अपनी लैडर को टिकाती है तो वो उसकी लैडर की लेंथ कितनी होगी, फुट ऑफ द लैडर और जो फुट ऑफ द पोल है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, और क्या वो 60 डिग्री एंगल के उसमें अगर इंक्लाइन करके अपनी लैडर को रखती है तो वो रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंच जाती है क्या। तो अब हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हम फिगर ड्रॉ कर चुके हैं। फिगर ड्रॉ है ABC, हमने यहाँ पे जैसा फिगर बुक में दिया था वैसा ड्रॉ कर लिया। तो अब स्टूडेंट्स 5 मीटर का पोल यानी कि अराउंड AD की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और 5 मीटर और ऊपर से 1.3 मीटर के अराउंड उसने अपनी लैडर टिकाई है, मतलब 5 मीटर में से 1.3 मीटर ऊपर से थोड़ा कम। तो इसे कम करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे होगा कि BD हमें फाइंड आउट करना है कि ये BD की लेंथ कितनी है, कि जब वो 60 डिग्री एंगल के अराउंड इसने अपनी लैडर को जब पोल पे टिकाया है तो BD की लेंथ कितनी होगी। तो BD की लेंथ कैसे निकलेगी? AD माइनस AB। हमने AD माइनस AB क्यों किया? क्योंकि AD की लेंथ हमें पता है 5 मीटर,
ए बी अराउंड पहले ही हमें क्वेश्चन में बताया है कि टॉप से लेके बी तक की जो लेंथ है वो 1.3 मीटर कम है 5 मीटर में से। तो हम यहाँ पे से माइनस कर लेंगे, तो 5 माइनस 1.3 मीटर विच इज़ 3.7 मीटर। ओके, तो हमने यहाँ पे बी डी की वैल्यू निकाल ली। तो बी डी हमारा फाइनली कितना आ गया है 3.7 मीटर। अगर वह 60 डिग्री के अराउंड अपनी लैडर को टिका के रखती है तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.7 मीटर। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में ये था कि अब हमें लैडर की लेंथ भी बतानी है कि लैडर की लेंथ कितनी होगी अगर वो 60 डिग्री एंगल के उसमें इंक्लाइन करके अगर अपनी लैडर को रखेगी। तो अगर अब हमें ये लैडर की लेंथ निकालनी है तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि ये कि राइट ट्रायंगल बन रहा है। ओके, राइट ट्रायंगल में आपको बी डी की लेंथ पता है, डी सी की लेंथ नहीं पता। हमने बी डी की अभी फाइंड आउट कर ली है 3.7 मीटर। ओके, अब हमें लैडर की निकालनी, मतलब मीन्स अपने को हमें ट्रायंगल का हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल का हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास एंगल है 60 डिग्री। ओके, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो एंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये एंगल कब आता है हमारा साइन 60 में, साइन 60 नहीं सॉरी साइन ए, यानी साइन का जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस। 60 डिग्री एंगल हमें पता है, बी डी की लेंथ हमें पता है, सिर्फ हमें हाइपोटेनस निकालना है यानी कि लेंथ ऑफ द लैडर। तो लैडर की लेंथ निकालने के हमने यहाँ पे लिखा साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है बी डी अपॉन डी सी। ओके, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, बी डी की वैल्यू आई है हमारी 3.7 और सॉरी बी सी हाइपोटेनस, तो ये हो गया हमारा बी सी, क्योंकि हमें हाइपोटेनस को ही फाइंड आउट करना है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। अब √3 से अगर हम सॉल्व करके अप्रॉक्स वैल्यू निकालें तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 4.2 मीटर, ये अप्रॉक्स है। ओके, तो 4.28 मीटर हमारी लैडर की लेंथ आ गई। ओके, तो हमने लैडर की लेंथ फाइंड आउट कर ली। अब फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है कि डीसी कितना होगा। क्वेश्चन में थर्ड पार्ट एक और था कि अगर हमारी लैडर को हम 60 डिग्री के एंगल के अराउंड अगर टिका के रखते हैं पोल से, तो बेस ऑफ द टावर या बेस ऑफ द पोल और बेस ऑफ द लैडर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि हमें बेस निकालना है। तो बेस फाइंड आउट करने के लिए डीसी पता करना है। ओके, तो अब डीसी का पता करने के लिए क्या करेंगे हम कि हमें एडजेसेंट साइड यानी कि 60 डिग्री है। अब ये 4.28 मीटर आई तो है हमारी हाइपोटेनस की लेंथ या लैडर की लेंथ, तो बट ये अप्रॉक्स है। तो हम इसे अप्रॉक्स को ना लेके हम यहाँ क्या करते हैं कि हमें अगर डीसी फाइंड आउट करना है तो आपको जैसे पता होगा कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 60 डिग्री सॉरी कॉट ए की अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड आउट करना होगा तो कॉट ए कैसे निकलेगा, एडजेसेंट साइड अपॉन परपेंडिकुलर साइड। क्यों, क्योंकि कॉट किसका अपोजिट एंगल है 10 का, और 10 में होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो कॉट में हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन परपेंडिकुलर साइड, तो कॉट 60 कितना हो जाएगा DC अपॉन BD। ओके, अब 10 60 डिग्री होता है √3, तो कॉट 60 डिग्री हो जाएगा 1/√3, और DC की वैल्यू तो ऑब्वियस हमें फाइंड आउट करना है, BD की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे विच इज़ 3.7। ओके, 3.7, तो DC आ गया 3.7/√3। आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या और में करके अप्रॉक्स वैल्यू 2.4 मीटर भी निकाल सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो फाइनली हमने लैडर की लेंथ भी पता कर ली, बेस भी हमें पता चल गया कि कितना है और कितने उसमें लैडर रखा होगा वो भी हमें पता चल गया। कुल मिला के क्वेश्चन उन्होंने कन्फ्यूज़ ही किया था कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, क्योंकि बेसिकली आप अगर ध्यान से देखें तो आपको सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास की साइड्स निकालनी थी। फर्स्ट हमने क्या करा, फर्स्ट हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लिया, एंगल हमें गिवन ही था, फिर हमने हाइपोटेनस निकाल लिया और फिर हमने बेस निकाल लिया। सो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि ये इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ईजिली आपको चैप्टर जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो हम एक और थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है। इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन नहीं है, तो हम क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाते हैं। तो 1.5 मीटर टॉल एक ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1.5 मीटर टॉल। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, यानी 28.5 मीटर अवे है, दूर है चिमनी से। तो हम यहाँ पे एक चिमनी ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हमारी चिमनी है, चिमनी से कितना दूर है, अराउंड 28.5 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इन 45 डिग्री, यानी कि उसकी आई से लेकर टॉप ऑफ द चिमनी तक जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है, 45 डिग्री। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जब ऑब्जर्वर की आई से लेके चिमनी के टॉप तक का एंगल हमारा 45 डिग्री बन रहा है। अब फाइनली हमें फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, यानी कि हमें चिमनी की हाइट निकालना है। तो हम इस पूरे फिगर की नेमिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा ABCDE। ओके, तो हमने यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल जैसा क्यों बना, ये इसलिए बना क्योंकि हमें यहाँ पे इस बार ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी हुई है। ये नहीं बोला है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे खड़े होके चिमनी के टॉप को देख रहा है। उनने हमें फर्स्टली पहले क्वेश्चन में यही बताया है कि 1.5 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट है और वो अपनी आई से टॉप ऑफ द चिमनी देख रहा है, तो वो जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब इस फिगर के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि हमारी चिमनी की जो हाइट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि चिमनी की फाइनल हाइट क्या निकलेगी, AD। चिमनी की फाइनल हाइट तो AD काउंट होगी और AD में AC प्लस CD एक्स्ट्रा हो रहे हैं क्योंकि ये 2 पार्ट हो गए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट हमें बता दी, इसलिए AC प्लस CD अगर करेंगे तो हमें फाइनली AD मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपको ये इक्वली दिख रहा होगा। अब ये 1.5 मीटर है, तो यहाँ से जब ये देख रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट का लेंथ है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1.5 मीटर होगा, तो ये CD कितनी हो गई हमारी, 1.5 मीटर। ओके, तो AD इज़ इक्वल टू AC की वैल्यू हमें पता नहीं है और प्लस 1.5 मीटर। ओके, सो ये तो हो गई AD की वैल्यू, यानी कि हमें चिमनी की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें AC अगर हमें पता चल जाएगा तो हम इन दोनों को प्लस करके चिमनी की हाइट निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ED है, ED की हमें लेंथ हम इनने बताई थी 28.5 मीटर। सो बेसिकली BC की लेंथ भी उतनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ED इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू 28.5 मीटर। ओके, ये सेकेंड और ये फर्स्ट इक्वेशन, आप इसे नाम दीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये AD की चिमनी के हमने 2 पार्ट किए थे, उन 2 पार्ट्स में हमने देख लिया कि हमें अगर AC हमें मिल जाएगा तो हम चिमनी की हाइट आराम से निकाल सकते हैं। ED हमें गिवन है, तो अब हमें सेकेंड वन क्या गिवन है क्वेश्चन में कि हमें एंगल बताया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए अगर हमें AC पता करना है, हमें चिमनी की हाइट निकालनी, क्वेश्चन में बेसिकली चिमनी की हाइट ही पूछा है, तो AC फाइंड आउट करने के लिए आपको एंगल यहाँ पे 1045 डिग्री दिख रहा है। ओके, आपके पास बेस है 28.5, आपके पास परपेंडिकुलर साइड नहीं है, हाइपोटेनस साइड नहीं है। ओके, तब आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर साइड नहीं, तो आप कौन सा एंगल लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं 10 का। क्यों, क्योंकि इसमें आपको परपेंडिकुलर साइड मिल जाएगी, एडजेसेंट साइड आप पता ही कर चुके हैं 28.5, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1045 डिग्री। ओके, 1045 डिग्री इक्वल क्या होगा, 1045 डिग्री इज़ इक्वल टू AC अपॉन BC। ओके, AC अपॉन BC करेंगे, 1045 डिग्री की वैल्यू तो 1 ही होती है, AC की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, और BC की वैल्यू कितनी थी हमारी सेकेंड इक्वेशन के अनुसार 28.5, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5। ठीक, अब ये तो आई AC की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 जो हमारी निकली थी AD इज़ इक्वल टू AC प्लस 1.5, उसमें हम AC की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा फाइनली AD इज़ इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5 विच इज़ 30 मीटर। ओके, तो हमारी AD की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द चिमनी इज़ 30 मीटर। ओके, तो हमने यहाँ पे हाइट ऑफ द चिमनी निकाली। जैसा क्वेश्चन में गिवन रहता है आपको इस चैप्टर में यही करना होगा। आपको सारे इस पूरे चैप्टर में आपको सारे प्रॉब्लम्स जो मिलेंगे वो सब वर्ड प्रॉब्लम्स ही होंगे। आपको पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना होगा, उसके बाद आप फिगर ड्रॉ करना होगा। फिगर ड्रॉ करने के बाद आप जो जो चीज़ें इस क्वेश्चन में गिवन होंगी आपको उस क्वेश्चन की हेल्प से, उस क्वेश्चन में जो गिवन है आपको वो जितनी भी चीज़ें हैं उनकी हेल्प से आप धीरे धीरे फाइंड आउट करेंगे। जो वैल्यूज़ आपको निकालनी है
उस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा कि आपको 1045 डिग्री यहाँ पे अगर दिख रहा है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे जिससे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उसे हम फाइंड आउट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया, अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन लिया है मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में से। तो इस एग्जाम्पल में गिवन है द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। तो जो शेडो है टावर का वो कितना 40 मीटर लॉन्ग बता रहा है। सन्स एल्टीट्यूड है 30 डिग्री, देन व्हाट इज़ 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि यहाँ पे 60 डिग्री क्या है और साथ ही साथ हाइट ऑफ द टावर भी निकालना है। शेडो जो है उसकी 40 मीटर लंबी आ रही है, ठीक है, ग्राउंड लेवल के हिसाब से। लेवल ग्राउंड इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। सन का जो एल्टीट्यूड है वो 30 डिग्री है। हमें यहाँ पे बताने कि जो 60 डिग्री एंगल बन रहा है ये क्या है, और ऊपर से हाइट ऑफ द टावर भी फाइंड आउट करना है। तो हम इसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, वही सॉल्व करें। फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ओके। ये ए बी, ये एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री डी, और दूसरा एंगल बन रहा है अराउंड 60 डिग्री सी, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 40 मीटर। यही हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक सन है उसकी शेडो 40 मीटर के अराउंड ग्राउंड लेवल तक है, ओके, और 30 डिग्री उसका एल्टीट्यूड है। तो हमें यहाँ पे 60 डिग्री बताना है और हाइट ऑफ द टावर यानी कि ए बी फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो ग्राउंड लेवल यानी कि फुट ऑफ द टावर जो है वहाँ से लेके जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ तक उसकी शेडो यानी एल्टीट्यूड ऑफ सन आ रहा है वहाँ तक की लेंथ देखेंगे। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें बी डी पता होना चाहिए। तो बी डी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बी डी निकलेगा हमारा डी सी प्लस बी सी करके, ओके, डी सी प्लस बी सी। अब डी सी हमें गिवन है 40 मीटर, बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तब हमें पता चल जाएगा कि बी डी क्या है। तो हम इसे सपोज कर सकते हैं कि ये एक्स है, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया बी डी इज़ इक्वल टू 40 प्लस एक्स मीटर, ओके। तो हमें इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम पहले क्या करते हैं कि हम पहले 1060 डिग्री लेके चलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, जिससे हमें हेल्प हो जाएगी कि हम बी डी की लेंथ पता कर लें। तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 60 डिग्री के साथ में कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जो हमें बेस मिल जाए। तो एडजेसेंट साइड के लिए हम चाहें तो वो भी लगा सकते हैं कॉस, या आप चाहें तो 10 भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1060 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ओके। 1060 डिग्री यानी √3, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी सी की वैल्यू हमारे पास एक्स है, ओके। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये ए बी अपॉन एक्स √3। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन, अब क्योंकि ए बी हमें पता नहीं है, एक्स की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। अब दूसरा एंगल जो हमें गिवन था वो कौन सा एंगल है हमारा 1030 डिग्री। अब 1030 डिग्री के हिसाब से ट्राइंगल ये वाला होगा यानी कि ए डी बी, ओके। 1060 डिग्री के हिसाब से कौन सा ट्राइंगल था, ए बी सी। अब 1030 डिग्री के लिए हो जाएगा ए डी बी। तो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे 1030 डिग्री, किसके इक्वल हो जाएगा 1030 डिग्री। अगर फाइंड आउट करना है तो 1030 डिग्री में लगेगा ए बी अपॉन बी डी, ओके। ए बी यानी कि ये वाली वैल्यू फाइंड, दो इक्वेशंस में अगर हम सेम सिमिलर लेके आ जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ए बी हमें पता नहीं है और बी डी की वैल्यू हम ऑलवेज फाइंड कर रहे थे, बट हमने यहाँ पे पहले निकाली थी। तो 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज़ इक्वल टू ए बी, तो ए बी एज इट इज़ है, ओके। ए बी में कोई चेंज नहीं किया है। बी डी की वैल्यू हमने निकाली थी 40 प्लस एक्स, ओके। तो ये 40 प्लस एक्स, और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ओके। फर्स्ट इक्वेशन से अगर देखें तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें यहाँ पे मिलेगी ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए भेज देंगे तो ये हो जाएगा √3x, ओके। तो ए बी की वैल्यू आ गई √3x। अब हम क्या करेंगे कि ए बी की वैल्यू जो आई है हम उसे सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज़ इक्वल टू √3x अपॉन 40 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू √3 3x हो जाएगा। वहाँ पे अगर भेजेंगे तो हो जाएगा 40 इज़ इक्वल टू 2x, x इज़ इक्वल टू 20।
ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि फाइनली BC की वैल्यू आई है हमारी 20। ओके, अब ये BC की वैल्यू तो 20 आ गई। अब AB की वैल्यू कितनी थी √3x, तो AB की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। तो AB की वैल्यू आ जाएगी 20√3। ओके, तो AB की वैल्यू यानी कि 20√3, और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ द टावर इज़ 20√3 मीटर। तो हमने यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर निकाल लिया। ओके, हाइट ऑफ द टावर हमें पता चल गया। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, 1030 डिग्री दिया था, 1060 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन था, इस क्वेश्चन में तो हमें फिगर भी गिवन था, तो हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए हमें इस पूरे ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। इस पूरे ट्रायंगल के लिए अगर हम 10-30 डिग्री भी लेके चलते हैं तो हमारे पास पूरा बेस नहीं है, तो पूरा बेस हमें फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, पहले हमने BD को दो अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। BD को हमने लिख लिया DC + BC, फिर हमने यहाँ से एक इक्वेशन बना ली, फिर हमने 60 डिग्री के थ्रू सॉल्व किया, वो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर सेकेंड 1030 डिग्री, क्योंकि हमें दो एंगल्स गिवन थे, दो एलिवेशन एंगल्स थे, तो दोनों एंगल्स के थ्रू हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन निकाली। फर्स्ट के थ्रू हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उस AB की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में रखा। सेकेंड इक्वेशन में रख के जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें x की यानी कि BC की वैल्यू पता चल गई, विच इज़ 20 पता चलने के बाद अब हम यहाँ से चाहें तो BD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप BD की वैल्यू भी निकालेंगे तो 40 + 20 यानी 60 मीटर, यानी कि जो लेंथ है, यानी यहाँ पे जो शेडो बन रही है सन की, सन का जो एल्टीट्यूड है, वहाँ से लेके टावर के बेस तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी 60 मीटर। बट हमें यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर पूछा था क्वेश्चन में, इसलिए हमने हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट कर लिया, AB विच इज़ 20√3 मीटर। सो स्टूडेंट्स, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने एक फिफ्थ क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, the angle of depression of the banks on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि ब्रिज पे अगर आप खड़े हैं, मान लीजिए आपका ब्रिज है, ओके, आप यहाँ ब्रिज पे खड़े हैं, तो इस ब्रिज पे खड़े होकर आप देख रहे हैं कि रिवर के आइट साइड यानी रिवर के अपोजिट साइड में आपको एक साइड यानी कि एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री अराउंड बन रहा है। ओके, तो आप इस एंगल्स के अनुसार यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन के हिसाब से आप बैंक्स को देख रहे हैं। ठीक है, इफ़ द ब्रिज इज़ एट हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी कि ब्रिज जो है वो फ्रॉम द बैंक से ब्रिज तक की हाइट कितनी बता रहे हैं, 3 मीटर। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है विड्थ ऑफ द रिवर, यानी मान लीजिए अगर आपके एंगल्स ऐसे बन रहे हैं तो यहाँ बीच में रिवर बह रही है, ओके, एक नदी बह रही है, तो इसकी जो विड्थ हमें निकालनी है, यानी कि ये लेंथ। ओके, आप ऊपर ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, वहाँ से देख रहे हैं, तो एक साइड आपका एंगल अराउंड 45 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सेकेंड बन रहा है एंगल ऑफ 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हाइट कितनी बता रहे हैं ब्रिज से लेके बैंक तक की, 3 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ द रिवर। अब विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड आउट करने से पहले हम इसे नाम दे देते हैं, हम इसे नाम देते हैं AB, D और C दे दीजिए। ओके, तो ये अराउंड 3 मीटर है हाइट। अब हमें फाइंड आउट करनी है AB की वैल्यू, यानी कि विड्थ ऑफ द रिवर। तो AB की वैल्यू फाइंड आउट करने की हम यहाँ पे लिख लेते हैं AB। कैसे हमें पता चलेगा, दो पार्ट में जब हम एडिशन करेंगे यानी कि AD + BD करेंगे तब हमें पता चलेगा AB की विड्थ, यानी AB की लेंथ या AB की वैल्यू या विड्थ ऑफ द रिवर, तब हमें पता चलेगी। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि एक ट्राइंगल है आपका ACD। ओके, ACD आपका एक ट्राइंगल बन रहा है और एक दूसरा ट्राइंगल बन रहा है CDB करके। तो अब हम सबसे पहले ले लेते हैं ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD। अब ACD में एंगल A कितना बन जाएगा हमारा, 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारा बन रहा है कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1045 डिग्री। ठीक है, अब जब आप 1045 डिग्री एंगल ले रहे हैं तो 1045 डिग्री के अपोजिट यानी कि CD,
ठीक है, परपेंडिकुलर साइड CD अपॉन AD, तो आपके पास CD की वैल्यू है, AD की वैल्यू, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल्स आपको पता होगा कि जब एक्सटर्नल एंगल्स यहाँ 45 डिग्री तो एंगल A भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इसलिए हमने एंगल A को 45 डिग्री लिखा है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा CD अपॉन AD, ओके। tan 45 तो 1 ही होता है, ठीक। CD की वैल्यू हमारे पास 3 है, AD की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AD की वैल्यू आ जाएगी 3, ओके। तो AD की वैल्यू आएगी 3 मीटर कर लीजिए, तो AD की वैल्यू आई है हमारी 3 मीटर जब हमने tan 45 डिग्री लिया है, ओके। अब सेकेंड आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल CDB या CBD, जो ट्राइंगल लेना हो। तो जब ये tan 30 डिग्री है तो यहाँ पे एंगल B कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे लेंगे tan 30 डिग्री, ओके। tan 30 डिग्री अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर साइड यानी कि CD अपॉन BD, ओके। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, CD की वैल्यू हमारे पास 3 है, BD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो फाइनली BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√3 मीटर, ओके। तो BD की वैल्यू आ गई और AD की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, बेसिकली हमें फाइंड आउट करना था विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन जो बनाई थी वो क्या थी हमारी, AB इज़ इक्वल टू AD प्लस BD। तब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी सेकेंड, नाम दे दीजिए आप इसे, और ये थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अगर हम प्लस करेंगे तो AD की वैल्यू आई थी हमारी 3 और ये हो जाएगा 3 + √3। अगर आप 3 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 1 + √3, तो 1 + √3 मीटर, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस विड्थ ऑफ द रिवर इज़, कितनी आई है विड्थ ऑफ द रिवर 3√3 + 1 मीटर, ओके। तो ये आ गया हमारा आंसर। आंसर हमने कैसे निकाले कि हम ब्रिज के ऊपर खड़े थे, हमने दो तरफ से बैंक को देखा, दो तरफ से दो एंगल्स बने, उन एंगल्स के थ्रू हमने और ब्रिज से लेके बैंक तक की जो बीच का डिस्टेंस है उसके थ्रू हमने पता कर लिया कि विड्थ ऑफ द रिवर यानी कि नदी की चौड़ाई कितनी है। तो नदी की चौड़ाई हमारी कितनी आई है 3√3 + 1 मीटर यानी कि रिवर विड्थ। तो हम फाइनली आंसर लिखेंगे हैंस विड्थ ऑफ द रिवर इज़ 3√3 + 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था। चैप्टर 9 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए कि इन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो अब इसके आगे मैं अपने वीडियोस में NCERT एक्सरसाइज 9.1 अपलोड करूँगी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब एक्सरसाइज 9.1 अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।